हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद एमकेएफ। तो साथियों, जिन जिन भाई बहन का भी उत्तर प्रदेश दरोगा का अर्थात यूपीएसआई का जो अभी एग्जाम चल रहे हैं 1 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जिसका भी पेपर था, जितने भी हमें क्वेश्चंस अवेलेबल हो पाए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने विद डिटेल फुल एनालिसिस के साथ में इस वीडियो में डाल दिया है। तो साथियों देखिएगा जरूर, अपने आप को चेक करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। और जिनका एग्जाम अभी बचा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ एग्जाम्स बचे हुए हैं, तो जिनका पेपर अभी बचा हुआ है तो भाई साहब उनके लिए धुआं वीडियो है। और वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो उनके अभी एग्जाम बाकी हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस पाली में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि 74वें संविधान संशोधन अर्थात 74th अमेंडमेंट एक्ट में कुल कितने विषय जोड़े गए थे इसके तहत। तो साथियों याद रखिएगा, इसके तहत जो भाग 9 कै के नाम से एक नया भाग जोड़ा गया था और एक नई अनुसूची थी, कौन सी? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसके तहत कुल 18 विषय रखे गए हैं, 18 विषय। और ये संबंधित किससे है? तो साथियों पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और उन्हें संरक्षण दिया गया था इस अमेंडमेंट के तहत। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 74th अमेंडमेंट एक्ट इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपसे पूछा गया था कि किस सोशल नेटवर्किंग साइट में अनसेंड का फीचर है। तो बताइए फ्रेंड्स, अनसेंड का फीचर किस में? कि यदि आपने कोई मैसेज आपने सेंड कर दिया है तो आप उसे दोबारा से डिलीट कर सकते हैं, जिसको आपने भेजा है उसके पास से भी। तो फ्रेंड्स ये फीचर किस में है? फिलहाल जितने भी आपको विकल्प दिए गए थे इन सब विकल्पों में आपका जो इंस्टाग्राम है ये आपका राइट आंसर है। हालांकि ये फीचर अभी जो है व्हाट्सएप में भी आ गया है, लेकिन व्हाट्सएप इस विकल्प में था ही नहीं, इसलिए इंस्टाग्राम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये संस्थान कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये 1961 ईस्वी में स्थापित किया गया था, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वाद के तहत जो है सेक्शन जो 497 है, तो सेक्शन 497 एडल्ट्री, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा वाद था, वह कौन सा केस था जिसके तहत सेक्शन जो 497 497 इसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था। तो समझेंगे इस क्वेश्चन में कि 497 सेक्शन आखिर है क्या। तो साथियों याद रखिएगा, जोसेफ साइन ने अपनी जनहित याचिका दायर की थी और इसने जो धारा 497 है इसको भेदभाव करने वाला और महिलाओं के खिलाफ काम करने वाला क्या बताया था? काला कानून बताया था। और साथियों इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2018 में अवैध करार दे दिया था। और ये धारा 497 है क्या? तो साथियों इसके अनुसार यदि कोई पुरुष यह जानते हुए भी कि महिला किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है और उस व्यक्ति की सहमति या मिली भगत के बगैर ही महिला के साथ यौनाचार करता है या फिर दुर्व्यवहार करता है तो वह पर स्त्रीगमन अर्थात व्यभिचार के तहत जो है अपराध का दोषी माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पित्त रस का श्रावण किसके द्वारा किया जाता है? बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, आप जानते हैं इसके बारे में, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो पित्त रस का श्रावण होता है वो आपका किसके? यकृत के द्वारा होता है। और पित्त रस मुख्य रूप से क्या करता है? तो ये वसा के पाचन में हेल्पफुल होता है, वसा के पाचन में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लर्निंग लाइसेंस की वैधता कितने माह की होती है? जो आप लाइसेंस पक्का लाइसेंस बनवाने से पहले आपको एक लर्निंग लाइसेंस मिलता है, एक लर्नर लाइसेंस मिलता है। तो पूछा गया कि उसकी वैधता अर्थात उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो फ्रेंड देखिए उसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने की, 6 मंथ की। और जो लर्निंग लाइसेंस होता है 6 महीने तक वैध होता है। और जो स्थायी लाइसेंस बनता है अर्थात इसके बाद बनता है आपका स्थायी लाइसेंस, तो उसके लिए लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख जो होती है उसके 30 दिनों के बाद और 6 महीने से पहले आपको स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 30 दिनों के बाद और 6 महीने से पहले आपको स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पहला भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष में लाया गया था? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो ये लाया गया था आपका 1894 में अर्थात 1894 में पहला भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाया गया था। और सरकारी निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, अर्थात सरकारें जो सरकारें होती है, गवर्नमेंट होती है, वो निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार को क्या करना होगा कि भूमि के जो मालिक हैं, उनके स्वामी हैं, उनको क्षतिपूर्ति या फिर मुआवजा देना उनको आवश्यक होगा। और याद रखिएगा वर्तमान में जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम चल रहा है वो 2013 का अर्थात जो 2013 में लागू हुआ था वो अभी वर्तमान में चल रहा है, 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और आप जानते हैं नीति आयोग का पहले क्या नाम था?
पहले इसका नाम था योजना आयोग। और याद रखिएगा जो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था और इसके जगह पर क्या बना था, नीति आयोग बना था। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जाए और पूछा भी जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भाई साहब नीति आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। कब, 1950, ये तिथि भी याद रखिएगा। हालांकि ये अभी डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी और समाप्त कब हुआ, उसके जगह पर कौन सा आयोग बना। चलिए सबसे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये किससे संबंधित है, बताइए। राइट टू प्राइवेसी ये किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये जो है एक केस था कि न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ और 2017 का एक केस था, ये इससे संबंधित है। आपके विकल्प में ये था, तो विकल्प इसका जो यही राइट आंसर था। और जो राइट टू प्राइवेसी होती है, जो निजता का अधिकार होता है, वो आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में ये वर्णित है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है, तो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 326। और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं उनमें मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी 18 वर्ष कर दी गई थी। किसके तहत कब की गई थी, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो वो था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो होता 1889 में। और इसमें जो है जो अनुच्छेद 326 है इसमें ही संशोधन करके इसको लागू किया गया था। मतदान की आयु चुनाव में कितनी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देगी, तो ये था 61वां। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल वो कौन था, तो भाई साहब बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है जो लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था तो उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। और याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय का फैसला किया था, अर्थात घोषणा की थी। और इसके परिणाम स्वरूप ही 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहाँ पर, टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। अब ये घोषणा किसने की थी भाई साहब, वो भी आप कमेंट करिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किसने की थी। यदि आपको मालूम तो आप फटाफट कमेंट करिएगा, यदि नहीं पता तब भी हमें बताइएगा, तो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बार बार ये भी आपका रिपीट हो रहा है। आप जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा होती है, तो भाई साहब इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। भाषा कौन कौन सी है आपकी, असमी है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये आपकी 22 भाषाएं जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी गई है। और याद रखिएगा आपसे और भी फैक्ट पूछे जाएंगे। तो शुरू में संविधान जब बना था हमारा, अर्थात कह सकते हैं जब मूल संविधान बना था, तो उसमें कितनी 14 भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। इसके बाद सिंधी को किया गया आपका 1967 में। और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो सिंधी भाषा है 1967 में इसे जोड़ा गया था हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। और जो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन तीनों को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। जबकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन चारों भाषाओं को 2003 में 92 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसके माध्यम से जोड़ा गया था। जबकि जो उड़िया भाषा है इसको 2011 के 96वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब हुई थी, तो भाई साहब सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। इसको हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि सुधार करने का सुझाव दिया था, तो भाई साहब वो थे सुनीति कुमार चटर्जी। इन्होंने सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि चालू की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि MC मेहता बनाम कमलनाथ वाद किससे संबंधित है, तो ये बार बार ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है भाई साहब। तो ये आपका एनवायरनमेंट अर्थात आपका पर्यावरण से संबंधित है ये वाद। और इसमें था क्या, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता बनाम कमलनाथ 1997 के मामले में अपने निर्णय में ये कहा था कि सरकार जो है सभी प्राकृतिक संसाधनों की एक न्यासी होती है। न्यास क्या है कि न्यास इस सिद्धांत पर काम करता है, निर्भर है कि हवा, समुद्र और जल, वन जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है, तो भाई साहब इनका जो उपयोग है वो निजी स्वामित्व के लिए नहीं होगा। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो है ये प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं, तो इसलिए इनका निःशुल्क उपलब्ध ही इनका किया जाना चाहिए। संसाधन क्या है, प्रकृति के उपहार मात्र हमें मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था जो पूछा गया था
कि पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। देखिए परसों भी और कल भी कई पालियों में क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। तो भाई साहब आप पायरोडॉक्सिन का नाम तो है विटामिन जो 6 है, यही जो है इसका नाम रासायनिक नाम है क्या, पायरोडॉक्सिन। तो फ्रेंड्स बाकी भी आप जान लीजिएगा, विटामिन के, रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 आपका कोबालामिन और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड आप सभी जानते हैं, विटामिन E कैल्सीफोलोर ये भी आप जानते हैं और विटामिन के ये भी फाइटोनडाइन ये भी आप जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बार बार 2-4 बार जब देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिशत कितना है। तो भाई साहब बड़ा जबरदस्त धुआं प्रश्न है। देखिए सेंसस का क्वेश्चन है और लगभग कितना है 19.3 अर्थात 19.3% है 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिशत भारत में। और मुसलमानों की आबादी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भाई साहब मुसलमानों की आबादी है भाई साहब अभी 14.2%, जबकि ईसाइयों की है 2.3%, सिख धर्म वालों की है 1.7, बौद्ध 0.7, जैन 0.4 और पारसी सबसे कम है 0.006%। भारत में इनकी आबादी इतनी है। और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो हिंदुओं की यदि कुल जनसंख्या की बात की जाए तो वो 96 करोड़ 60 लाख के करीब है और जो कुल जनसंख्या कितना है 79.8% है, लगभग आप मान लीजिए 80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को कितने दिनों के अंदर राज्यसभा वापस लौटाना अनिवार्य होता है। राज्यसभा से वापस लौटाना अनिवार्य होता है। तो भाई साहब उसका टाइम पीरियड है 14 डेज, मैक्सिमम 40 डेज। और धन विधेयक आप जानते हैं इसको लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है, उसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के अंदर लौटाना होता है। यदि नहीं लौटाते हैं तो क्या होगा, तो भाई साहब ये स्वतः ही पारित हो जाएगा। और आप जानते हैं कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट फैक्ट है आपका कि जो संविधान का आर्टिकल कितना है 110, इसी में क्या है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति गुप्त शासक समुद्रगुप्त है, इनके दरबारी कवि थे हरिसेन, इनके द्वारा ये रचित लेख था। और समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहते हैं ये भी आप कमेंट करिएगा। इस लेख को समुद्रगुप्त के द्वारा कब 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था और ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में फिलहाल क्या है लोकेटेड है, स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो भाई साहब जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है उस राज्य का राज्यपाल, अर्थात संबंधित राज्य का राज्यपाल ही उस राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। और देखिए जो आर्टिकल 233 है, आर्टिकल 233 किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्ति की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और पदोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। कहने का मतलब है कि यदि राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो उससे पहले वह उसके अर्थात हाई कोर्ट के जो जज होंगे या जो सुप्रीम जज होगा हाई कोर्ट का, उससे जो है सलाह मशवरा करके ही उसकी नियुक्ति करेगा, किसकी, जिला न्यायाधीशों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1925 को। और आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 8 राष्ट्रीय पार्टियों में से 2 पार्टियों के जो मुख्य पार्टियां हैं नंबर पहले और दूसरे स्थान की, उनके नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उनकी स्थापना कब हुई थी। बीजेपी की हुई थी 6 अप्रैल 1980 में और कांग्रेस की आप सभी जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी 6 पार्टियों के नाम आप फटाफट से कमेंट में छाप दीजिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया था। जानते हैं आप 5वीं लोकसभा का क्या था संबंध। तो भाई साहब 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। और क्यों बढ़ाया गया था, क्योंकि जो नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी इंदिरा गांधी जी के, जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उस समय की तो बात है ये। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितना 2 बार बढ़ाया गया। और 5वीं लोकसभा कब से कब तक थी, तो भाई साहब ये 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक ये चली थी। और सदन का कार्यकाल एक बार में आप जानते हैं 1-1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाया जा सकता है। 2 बार बढ़ाया गया था। कब, 2 बार बढ़ाया गया था।
और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स आप जानते हैं 5 वर्ष का होता है देखा जाए तो नॉर्मल तरीके से। और इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद के द्वारा कानून बनाकर विधि बनाकर इसे एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब है एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ेगा और इसे 1-1 वर्ष करके कितने बार भी हम बढ़ा सकते हैं। चलिए याद रखिएगा 2 बार बढ़ाया गया था, पूछा जाता है क्वेश्चन। सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी जी और इनकी और भी कई पुस्तक से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंप्यूटर विंडो को रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन कुंजी कौन सी होती है? तो भाई साहब फंक्शन कुंजी इसके लिए होती है F5 याद रखिएगा। और टोटल कितनी होती है फंक्शन की? 12 होती है। और आपसे पूछा गया था F5 के बारे में कि फंक्शन कुंजी ऐसी कौन सी होती है जो कंप्यूटर विंडो को रिफ्रेश करने के लिए यूज की जाती है, तो वो थी F5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था? भाई साहब 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार डेली पूछा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे वीडियो को देख रहा होगा तो भाई साहब उसके तो पक्का ये क्वेश्चन रट गए होंगे कुछ क्वेश्चन तो देखिए इसका ये था आपका 52वां अमेंडमेंट एक्ट संविधान का 1985 के द्वारा। इसी के द्वारा क्या किया गया था कि दल बदल विरोधी कानून को संविधान इस संशोधन के तहत जो है पारित कर दिया गया था और इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है? तो भाई साहब ये वायरस जनित रोग होता है, वायरस के कारण ये फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संथानम समिति का गठन 1962 में किसने किया था? तो भाई साहब इसका गठन किया था तत्कालीन गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1962 की बात हो रही है फ्रेंड्स, और याद रखिएगा। देखिए ये था क्या, तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उस समय पर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो इन्होंने कांग्रेस के एक नेता थे, वरिष्ठ नेता कौन? के संथानम इनकी अध्यक्षता में संथानम समिति का गठन किया था। और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है उसको फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर ही स्थापित किया गया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को किसकी सिफारिश के आधार पर अर्थात किस समिति के सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था, तो भाई साहब वो थी के संथानम समिति। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बहुत से बच्चों को इसका भी नहीं पता था। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और पहले इसका नाम क्या था? देखिए सीआरपीएफ से इसके पहले भी एक कोई नाम था, तो इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। लेकिन अब वर्तमान में नाम क्या है और कब से है? 28 दिसंबर 1949 से सीआरपीएफ एक्ट के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका नाम अब कर दिया गया है। और 28 दिसंबर 1949 को एक एक्ट लागू हुआ था सीआरपीएफ एक्ट, उसी के तहत जो है इसका नाम बदल दिया गया था। और इसका मोटो क्या होता है? तो फ्रेंड्स का मोटो होता है सेवा और निष्ठा अर्थात सर्विस एंड लॉयल्टी। चलिए फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी आप बताइएगा जरूर। यदि आपको वीडियो वाकई ईमानदार से अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्त में ग्रुप्स में शेयर करके वीडियो को धुआं कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स यदि कोई सुझाव है आपके पास, यदि कोई क्वेश्चंस में कहीं भी मिस टाइपिंग हो गई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम भी ह्यूमन बींग होने के नाते जो है गलतियां हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन जल्दी हो। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दमदार और धुआंधार तरीके से। जय हिंद, वंदे मातरम।